हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट है जून 2024 का, साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75 और 75 ही क्वेश्चन है, सबके सब आपको करने हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखता हूँ। प्रोटोप्लास्ट संलयन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोप्लास्ट संलयन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पे टिक लगा दो। आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों के निर्माण में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन शामिल है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फॉर्म। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट है और वो राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। कौन सा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट तेजी से ए पे टिक लगा दो। विभिन्न पौधों की प्रजातियों या किस्मों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशन रेफर्स टू जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व इन प्लांट्स रीजनरेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट सोमेटिक इम्ब्रियस केलस कल्चर्स सूट टिप्स। सी पे आप टिक लगा दो, केलस कल्चर, ठीक है, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। पादप द्वितीयक मेटावोलाइट्स पौधे द्वारा उत्पत्ति यौगिक हैं जो सीधे तौर पर शामिल नहीं है, जो सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं, यानी कि प्लांट सेकेंडरी मेटावोलिट्स आर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन। चलिए राइट ऑप्शन बताओ कौन सा होना चाहिए इसका, ए पे टिक लगा दो, वृद्धि और विकास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ के परिवर्तन को किस संख्या पर करती है। नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ के परिवर्तन को किस संख्या पर करती है, किस संख्या पर करती है। कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका, बी पे आप टिक लगा दो, आणविक स्केल पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर घटकों को शामिल करने वाले नैनो स्केल असेंबली का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर घटकों को शामिल करने वाले नैनो स्केल असेंबली का उदाहरण है। सी पे आप टिक लगाओ, वायरस कणों का संयोजन, ठीक है, वायरस कणों का संयोजन। अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक निर्माण खंड क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। क्या लग रहा है आपको, बी पे आप टिक लगाओ, लिपिड्स, है ना, यही तो होता है ना। अरे यही होता है, डरो मत, घबराओ मत यार, तुम तो घबरा रहे हो अभी से ही। वायरस पार्टिकल्स आर टाइपिकली इन द नैनोमीटर साइज रेंज मेकिंग दैम सुटेबल फॉर, यानी कि वायरस के कण आमतौर पर नैनोमीटर आकार के होते हैं जो उन्हें उपयुक्त बनाते हैं, बी पे आप टिक लगाओ, नैनो स्केल असेंबली के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नैनो कण का, भाई यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा, काफ़ी लूज पेपर है। नैनो कण का जैविक संश्लेषण में निम्न का उपयोग किया जाता, यानी कि बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, और क्या है ये नैनो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना दिख ही नहीं रहा है, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का, सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। जैविक इकाइयों यानी कि बायोलॉजिकल इंटिटीज सच एस प्लांट्स ऑफ माइक्रोवॉलिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो पार्टिकल्स, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसाइज्ड नैनोमीटर्स, यानी कि नैनो मटेरियल्स लिखा हुआ है ये, यानी कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो मटेरियल्स के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि उच्च लागत, विषाक्तता, पर्यावरण मित्रता या अस्थिरता। तो 10 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, पर्यावरण मित्रता, ठीक है, यही राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक यही पेज है जिसमें थोड़े से क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है।
मिनरलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैव खनिजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव बी पे आप टिक लगाओ उनके शरीर में खनिजों का उत्पादन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नैनो कीटनाशकों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें। नैनो कीटनाशकों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि जो कण होते हैं पर्यावरणीय प्रभाव वाले विशिष्ट कीटों को लक्षित करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, बस यही एक पेज था जो कि थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था, बाकी सारे पेज बढ़िया हैं। नैनो उर्वरकों को इस प्रकार इंजीनियर किया जाता है। अरे है क्या बात है। नैनो फर्टिलाइजर्स आर इंजीनियर टू, पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार के लिए, मिट्टी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, मिट्टी की अम्लता बढ़ाने के लिए, मिट्टी के जल धारण बढ़ाने के लिए। अब देख लो यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम पेपर में। बच्चे करें तो करें क्या, ए पे टिक लगाओ। पौधे द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। नैनो सेंसर पता लगाने में सक्षम है। नैनो सेंसर किस चीज़ का पता लगाता है? नैनो सेंसर किस चीज़ का पता लगाता है? वो लगाता है जैविक अणुओं का, यानी कि नैनो सेंसर्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग। एक बात मैं और बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं होते, छोटे से क्वेश्चन होते हैं और बड़े। अब हो सकता है आपने पढ़े हो या आपने ना पढ़े हो। पढ़ा हुआ पेपर आएगा तो इजी लगेगा, बिना पढ़ा पेपर आया तो डिफिकल्ट लगेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, लेकिन अच्छे से मेहनत करो, परसेंटेज ये रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस तकनीक का उद्देश्य निर्णय लेने और प्रदर्शन में सुधार के लिए मानव मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया की नकल करना है? ठीक है, किस तकनीक का उद्देश्य निर्णय लेने और प्रदर्शन में सुधार के लिए मानव मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया की क्या है? ये हमारा नकल है। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिग डेटा एनालिसिस? बिग डेटा एनालिसिस यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स, यानी कि एनालिसिस। अरे यार चलो किस हिंदी में क्या लिखा आइए। बिग डेटा एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी पे आप टिक लगाएं, पैटर्न और रुझानों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, द एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू रिवील पैटर्न्स एंड ट्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्या 17 क्वेश्चन है, क्या दमदार क्वेश्चन है। चलिए इसे भी देख लो। ब्लॉकचेन तकनीक अपने अनुप्रयोग के लिए सबसे अच्छी तरह जानी जाती है। जानी जाती है। बी पे आप टिक लगाओ, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए। ठीक है, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए। अब बताओ यार, कौन सी तकनीक डिजिटल मॉडल के आधार पर परत दर परत भौतिक वस्तुओं के निर्माण को सक्षम बनाती है? जून 2024 का एग्ज़ाम पेपर, जून यानी कि जो मई 2025 में एग्ज़ाम पेपर हुआ उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सही बता रहा हूँ, आप पेपर दोनों मिला के देख लेना। कौन सी तकनीक डिजिटल मॉडल के आधार पर परत दर परत भौतिक वस्तुओं के निर्माण को सक्षम बनाती है? हाँ, एक तकनीक है, उसका नाम है 3D प्रिंटिंग। ठीक है, अच्छा किस किस से आती है 3D प्रिंटिंग? बना सकता है कोई आप लोगों में से? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिथम का एक प्रकार है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम? ठीक है, तो 19 का राइट ऑप्शन है आपका, ए पे टिक लगा दो, निर्णय वृक्ष। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 एक बार और देखो। विशेषज्ञ प्रणालियाँ इस प्रकार डिज़ाइन की गई हैं। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू डायरेक्टली मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ए पे टिक लगाओ, विशिष्ट डोमेन में मानव निर्णय लेने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से प्रेरित होकर अनुकूलन और खोज समस्याओं के लिए आमतौर पर किस प्रकार के एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? और वो किया जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम का। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिथम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। पूर्वानुमान विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पैटर्न का। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, किस तकनीक में कार्य को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त रूप से करने के लिए सॉफ्टवेयर एजेंटों का उपयोग किया जाता है यार, ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ, रोबोटिक्स का किया जाता है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए आज अगला क्वेश्चन आप लोग बताओगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पादप विज्ञान के संदर्भ में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN का उपयोग अक्सर किया जाता है। फटाफट से इसका राइट ऑप्शन दो, कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगा दो, फसल की उपज की भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ गया हमारा। ठीक है, इनफ्लुएंट एक नेटवर्क है, यानी कि इनफ्लुएंट इज़ अ नेटवर्क प्राइमरली यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम पूर्वानुमान में, शैक्षिक सॉफ्टवेयर में, IoT डाटाबेस प्रबंधन में, AI अनुप्रयोग विकास में। तो 25 का राइट ऑप्शन कौन सा है। बी पे आप टिक लगाओ, शैक्षिक सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गूगल स्कॉलर को सबसे अधिक माना जाता है, गूगल स्कॉलर को सबसे अधिक माना जाता है। बी पे आप टिक लगा दो, शैक्षणिक संसाधनों के लिए, यानी कि शैक्षणिक संसाधनों के लिए एक खोज इंजन के रूप में। ठीक है, अरे वाह क्या बात है यार, बहुत दमदार चीज़ है ये तो। अच्छा क्वेश्चन 27 देखो, वनस्पति विज्ञान में संसाधन प्रबंधन के लिए आमतौर पर किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में संसाधन प्रबंधन के लिए आमतौर पर किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है। सी पे आप टिक लगाओ, इनविलिवेंट का। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इनफ्लुएंट का। ठीक है, इनफ्लुएंट का, अरे पता नहीं हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर, राइट ऑप्शन चुनो। व्हाट डज IoT स्टैंड, यानी कि IoT का मतलब क्या है, IoT का मतलब क्या, फुल फॉर्म बतानी है। कुल मिला के बात ये है, फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो 28 का ए पे टिक लगाओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला IoT नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला IoT नहीं है, तो ये लगा दो डीपर। ठीक है, टेंसर फ्लो। देखो पेपर इतने आसानी से मिलता नहीं है। अब PDF फाइल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कवर तो कर लोगे, पढ़ते रहे हो कि पता तो है कि कौन सा पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वह उपयोग मुख्य रूप से IoT में किया जाता है। तो IoT के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। देखो 3-4 क्वेश्चन खाली IoT से ही पूछे हैं इसमें। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही पूछे हैं। तो 30 का राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें। ए पे आप टिक लगा दो, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए, अरे वाह क्या बात है यार, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए IoT एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। वो है जावा का पुरानी तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कृषि में ICT अनुप्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। ICT अनुप्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है, वो है फसल प्रबंधन पे। ठीक है, जो फसल प्रबंधन है ना उस पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। क्या लग रहा, ए पे टिक लगाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा विच इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या तात्पर्य है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या तात्पर्य है, तो वो है बी पे आप टिलाएं, सुरक्षा और संरचनात्मक समर्थन। क्योंकि यार जो सेल वॉल है, जो घरों की दीवारें हैं, वो क्या काम करती हैं, सुरक्षा तो करती हैं, बस सिंपल सी बात है, सुरक्षा और संरचनात्मक समर्थन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सेलुलर अपशिष्ट और विदेशी सामग्रियों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। अरे है जिम्मेदार, एक चीज़ ऐसी है जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कौन लेगा। सी पे आप टिक लगाए, लाइसोसोम लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना होती है। कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना होती है, न्यूक्लियोलस होती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। अरे भैया देखो क्वेश्चन की लेंथ छोटी है नहीं, मैंने बताया क्वेश्चन जहाँ का भी जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर होगा आपका क्वेश्चन लेंथ छोटी मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान देना।
चलिए, नाभिक परत का प्राथमिक कार्य क्या है? अरे यार, ये कोई सोचने वाली बात है। बी पे टिक लगाओ आप डायरेक्टली। नाभिक में प्रवेश करने और छोड़ने वाले पदार्थों का विनिमय। हाँ देखो, यूनिट बाई यूनिट इसमें पेपर में दे रखे हैं। बी पे आप टिक लगा दो, नाभिक में प्रवेश करने और छोड़ने वाले पदार्थों का विनिमय। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, लैम्ब्रस गुणसूत्र मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? लैम्ब्रस गुणसूत्र मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बी पे आप टिक लगाओ, पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दैहिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दैहिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता? हाँ, किया जाता। बी पे आप टिक लगाए, माइटोसिस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनियोप्लॉइडी का क्या मतलब है? एनियोप्लॉइडी का क्या मतलब है? एनियोप्लॉइडी का क्या मतलब है? ए पे टिक लगाओ, इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में गुणसूत्रों की असामान्य संख्या होती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र विपतन में ए गुणसूत्र खंड का गैर समरूप गुणसूत्र में शामिल है? निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र विपदन में ए गुणसूत्र खंड का गैर समरूप गुणसूत्र शामिल है? डी पे आप टिक लगाओ, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज माइटोसिस? यानी कि खुला और बंद माइटोसिस के बीच क्या अंतर है? वो है, बी पे आप टिक लगा दो, खुले माइटोसिस में नाभिक परत का टूटना शामिल होता है, जबकि बंद माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। कितने कितने बड़े ऑप्शन कर रखे हैं, सी भी दे रखा, बी पे आप टिक लगा दो डायरेक्टली। आई हाई आई हाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार, अरे तो इसमें क्या अनुसार क्या, जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पेपर में। बी पे आप टिक लगा दो, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और आनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 चलो देख लेते हैं, म्यूसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है? म्यूसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है, देखो, समजातीय गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, यही होता है क्रॉसिंग ओवर का परिणाम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने थ्योरी में, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा आपने। अपूर्ण प्रभुत्व तत्व देखा जाता है, अपूर्ण प्रभुत्व तत्व देखा जाता है। 4 ऑप्शन है यार, मुझे तो चारों ही अच्छे लग रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो पढ़ लें पहले ऑप्शन। एक एलिल दूसरे पर पूरी तरह होती है, वो एक एलिल दूसरे पर पूरी तरह हैवी है। हीटेरोजाइगोट्स दो होमोजाइगोट्स के बीच एक मध्यवर्ती फिनोटाइप दिखाते हैं। दोनों एलिल्स फिनोटाइप में समान रूप से योगदान करते हैं। एक एलिल दूसरे एलिल की अभिव्यक्ति को पूरी तरह छुपा देता है। अरे यार, बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगा दो, सर राइट ऑप्शन। हेटेरोजाइगोट्स दो होमोजाइगोट्स के बीच एक मध्यवर्ती फिनोटाइप दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखो तुम्हें कहीं दिखाई दिया क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, छोटे क्वेश्चन मिलते हैं। सह प्रभुत्व तब होता है जब, सह प्रभुत्व तब होता है जब, जब कब, जब, ठीक है, हेटेरोजाइगोट्स दोनों होमोजाइगोट्स के फिनोटाइप को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लियोट्रोफी तब होती है जब, कब, जब तक है सांस तब तक है। प्लियोट्रोफी तब होती है जब, ए पे टिक लगाओ, एक एकल जीन का किसी जीव के फिनोटाइप पर को कई प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, पॉलीजेनेटिक वंशानुक्रम में शामिल है, पॉलीजेनेटिक वंशानुक्रम में शामिल है, अरे है, पॉलीजेनेटिक वंशानुक्रम में शामिल है। बी पे आप टिक लगाएं, कई जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षणों को विरासत, कई जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षणों की विरासत, प्रत्येक जीन में एक छोटा सा प्रयोगात्मक प्रभाव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, पौधों में लिंग निर्धारण में शामिल है, पौधों में लिंग निर्धारण में शामिल है। तो यार पौधों में लिंग निर्धारण में क्या चीज़ शामिल है? ए पे टिक लगा दो, लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 एक बार पढ़ो, पौधों में लिंग निर्धारण के पैटर्न में शामिल है, लिंग निर्धारण के पैटर्न में शामिल है। डी पे आप टिक लगाओ, और सभी, चाहे वो XY सिस्टम हो, Z सिस्टम हो और एक्सो सिस्टम हो, सब शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। चलो,
पौधों के परिचय में शामिल है, पौधों के परिचय में शामिल है। अरे यार बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। पौधों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाना, ठीक है। इनके प्लांट इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन प्लांट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पादप पारी निम्नलिखित में से कौन भारत में पादप पारी की एजेंसी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया? ICAR, IARI, NBPGR या IRRI? और 52 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, IRRI, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि पादप प्रजनन में अनुकूलन का तात्पर्य है। पादप प्रजनन में अनुकूलन का क्या तात्पर्य है? बी पे आप टिक लगाएं, स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधों को अपनाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, पादप प्रजनन यानी कि पादप प्रजनन समूह चयन में शामिल है। पादप प्रजनन समूह चयन में शामिल है, तो पादप प्रजनन समूह चयन में क्या चीज़ शामिल है? ए पे टिक लगाओ, किसी जनसंख्या से वंचित गुणों वाले व्यक्तित्व का चयन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 चलो देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में किस्मों को क्रॉस किया जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग ऑफ, किस्मों को क्रॉस किया जाता है, वो किया जाता है आनुवांशिक रूप से विभिन्न पौधों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी। इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन से पौधों को क्रॉस करने को दर्शाते हैं कि, इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन से पौधों को क्रॉस करने को दर्शाते हैं कि क्या? बी पे टिक लगाओ, विभिन्न जेनेरा के पौधे, ठीक है, विभिन्न जेनेरा के पौधे। 57 देखो, पादप प्रजनन में मिश्रित किस्मों का विकास किसके लिए होता है? पूरा क्वेश्चन बोल देता है यार। कंपोजिट वेरिएंट्स इन प्लांट ब्रीडिंग आर डेवलप्ड बाई, पादप प्रजनन में मिश्रित किस्मों का विकास किसके द्वारा होता है? ऐसे तो होना चाहिए था। सी पे आप टिक लगाओ, विभिन्न आबादी से क्रॉस ब्रीडिंग पौधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, पौधों में नर बांझ पर निम्नलिखित के लिए वांछनीय लक्षण हैं। आए हाय क्या दमदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इन ए डिजेबरेबल ट्रेट ऑफ 4, जल्दी बताओ, पौधों में नर बांझ पर निम्नलिखित के लिए वांछनीय लक्षण है। ए पे टिक लगा दो, संकर बीज उत्पादन, ठीक है, संकर बीज उत्पादन। 59 देखो, हेट्रोसिस जिसे हाइब्रिड बिगर के रूप में जाना जाता है संदर्भित करता है। बी पे आप टिक लगाओ, संकर पौधों में शक्ति और प्रदर्शन में वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर प्रजनन में निम्न का उपयोग शामिल है। मॉलिक्यूलर प्रजनन में निम्न का उपयोग शामिल है। बी पे आप टिक लगा दो, पौधों के प्रजनन में ही डीएनए का मार्कर किसने बनाया? ये पेपर किसने बनाया भाई? इतना खतरनाक टाइप का पेपर, बच्चों का दिमाग घूम जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का मूल सिद्धांत है? भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का मूल सिद्धांत है? राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, रैंडमनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बायोमेट्री में जनसंख्या का तात्पर्य है। कहाँ से लाई ये क्वेश्चन उठा के? बायोमेट्री में जनसंख्या का तात्पर्य है। बी पे आप टिक लगा दो, रुचि का पूरा समूह। रुचि एक बहुत अच्छी लड़की है। किस नमूना पद्धति में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है? किस नमूना पद्धति में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है? सी पे आप टिक लगा दें, रैंडम न्यूनाकरण, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 देखो, बारंबारता वितरण का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है। आय हाय 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 क्या क्वेश्चन है। बारंबारता वितरण का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जाता है। ए पे टिक लगा दो, एक तालिका जो डेटा सेट्स में विभिन्न मानों की आवृत्ति दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय माध्यम की गणना निम्न द्वारा की जाती है, और वो की जाती है ए पे, सभी वैल्यूज़ को जोड़ना और वैल्यूज़ की संख्या से विभाजित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, मानक विचलन मापन है। भाई मानक विचलन मापन क्या चीज़ है? मानक विचलन मापन है। ए पे टिक लगाओ, मध्य के आसपास डेटा का प्रसार, ठीक है, माध्य के आसपास डेटा का प्रसार।
क्वेश्चन नंबर 67 है, विस्तार का कौन सा माप औसत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। विस्तार का कौन सा माप औसत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। विच मीजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द मीन, यानी कि ए पे टिक लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। फिट की अच्छाई के लिए काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया था। काई वर्ग परीक्षण से हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। काई वर्ग परीक्षण उपयोग किया जाता है और वो किया जाता है, बी पे आप टिक लगा दो। निर्धारित करें कि प्रेक्षित और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, जैव सांख्यिकी से सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। बी पे आप टिक लगा दें, एस एक्सेल यानी कि MS एक्सेल। MS एक्सेल आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा उनको पता होगा। पादप ऊतक संवर्धन में पादप कोशिकाओं, उत्कुप या अंगों की वृद्धि और रख रखाव शामिल है। पादप ऊतक संवर्धन में पादप कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों की वृद्धि और रख रखाव शामिल है। सी पे आप टिक लगाएं, इन विट्रो स्थितियों में, ठीक है। 71 देखो, केलस कल्चर निम्न में से प्राप्त अभिभित कोशिकाओं की वृद्धि को संदर्भित करता है। सी पे आप टिक लगाओ, रूट टिप्स, ठीक है, रूट टिप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। किस तकनीक में बांझ परिस्थितियों में पोषक माध्यम से माध्यम से व्यक्तिगत पौधों की कोशिकाओं का विकास शामिल है। अच्छा समझ गया मैं। ए पे टिक लगा दो आप, कैलाश कल्चर। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेल्स इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेरली कंडीशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भ्रूण जनन और ऑर्गेनोजेनेसिस विकास में शामिल प्रक्रिया है, वो है ए पे टिक लगाओ, शूट टिप्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रोटोप्लास्ट अलगाव में इन्हें हटाना शामिल है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इन्वॉल्व्स आर द रिमूवल ऑफ कोशिका भित्तियाँ, कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएँ। क्या लग रहा है आपको? बी पे टिक लगाओ, सेल मेम्ब्रेन्स को हटाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रोटोप्लास्ट के पुनर्जनन प्रोटोप्लास्ट के पुनर्जनन के निर्माण में शामिल है। तो सी पे आप टिक लगा दो, सूट और जड़ें, ठीक है, सूट और जड़ें। चलिए तो 75 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो गए। थोड़ी सी पीडी फाइल्स आप क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पेपर मिलना बहुत बड़ी बात है, पेपर आसानी से मिलता नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना, मैं आंसर की बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।